नमस्कार बच्चों, आज जो है हम लोग 16 तारीख को आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। बाकी दिनों की तुलना में आज का पेपर मतलब 16 का पेपर थोड़ा सा ठीक था बच्चों। तो देखते हैं 40 क्वेश्चन इसके रखे गए हैं। इन 40 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहले क्वेश्चन से चलें। पहला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सबसे ज़्यादा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए हुए होंगे उन्हीं में से एक सवाल ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये दे करके ये मान पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे। कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा। और कॉस की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और चूंकि इसका मान हमें पहले से ही 1 पता था इसलिए इसका मान भी 1 होगा। सबको समझ आया बच्चों, ठीक है। कॉस की पावर 4 थीटा, इसको ही उधर क्यों ले गए, क्योंकि ये ले जाके कोई फायदा ना होता, इसको इधर ले गए, साइन स्क्वायर थीटा आ गया ये। अब साइन स्क्वायर थीटा बच्चों ये है तो साइन थीटा ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पे कॉस की पावर 4 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख दिया। अब इसका मान हमें पहले से पता था तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगले सवाल में आओ, यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 2a, देखो पहले भी आ चुका है ये सवाल पिछले पेपर्स में। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, ये आ जाएगा। अब मान रख दो, सॉल्व हो जाएगा। 2a प्लस b का मान पता करना है बच्चों। इसका मान कितना है बोलो, 20 है। और प्लस 4ab कितना आ जाएगा बच्चों, ab 4 है तो ये 16 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 36। तो यहाँ से a प्लस b, 2a प्लस b जो आ जाएगा वो प्लस माइनस 6 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन में देख लेना क्या है, प्लस माइनस 6 अगर है, अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन तो दी नहीं गई है तो प्लस माइनस 6 अगर नहीं है तब फिर प्लस 6 लगा सकते थे। अगला सवाल देखो, एक जीवा AB को एक जीवा AB को केंद्र O के एक वृत्त में बनाया गया है, ठीक बच्चों, अच्छे से बना लें। ये कह रहा है AB कॉर्ड है और इसको केंद्र O के एक वृत्त में बनाया गया है, ये बनाया गया बच्चों। अब क्या कह रहा है, जीवा AB को B से बाहरी बिंदु C तक विस्तारित किया गया है। जीवा AB को B से बाहरी बिंदु C तक विस्तारित किया गया है, ठीक बच्चों, जिससे कि OB बराबर OC हो जाए, जिससे कि OB बराबर BC हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, ये कह रहा है। अच्छा, रेखा CD को वृत्त के केंद्र के माध्यम से खींचा गया है। रेखा CD को वृत्त के केंद्र के माध्यम से खींचा गया है, ठीक बच्चों, मतलब C जो है वृत्त के केंद्र से होके जाती है। रेखा CD को वृत्त के केंद्र के माध्यम से खींचा जाता है, जैसा कि बिंदु D वृत्त के किनारे पर स्थित है। ये है बच्चों, यहाँ से ये खींचा जाता है, ठीक है। रेखा CD को वृत्त के केंद्र के माध्यम से खींचा जाता है, जैसा कि D वृत्त के किनारे पर स्थित है। यदि ACDN है, यदि ACD ये पॉइंट जो होगा D यहाँ पे होना चाहिए बच्चों, ACDN है, ACDN दे रहा है, ये कह रहा है। और पूछ रहा है तुमसे AOD का मान बताओ, AOD का मान बताओ, AOD का मान बताओ। ये O केंद्र है बच्चों, AB को C तक विस्तारित किया गया है जिससे कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ये कह रहा है। और यहाँ पे दिया है OB बराबर BC के दिया है बच्चों। और फिर कह रहा है कि CD को केंद्र से CD लाइन खींची गई है D वृत्त पे जहाँ पे वो कट करता है, ये दिया है। और तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में ACDN है तो AOB का मान पूछ रहा है, AOB ये वाले एंगल का मान पूछ रहा है, ठीक बच्चों। AOD इस एंगल का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये N है, ये N है बच्चों, ये N है, तो इसके थ्रू जो एंगल बनेगा वो भी N होगा। तो ये इसके सामने का ये, तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, ये पार्ट भी N हो जाएगा। उसके अलावा AOD ये होगा बच्चों, D जो है यहाँ तक होगा, ये D यहाँ पे नहीं होगा,
चित्र में जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसमें ऐसे है, तो डी हमने यहाँ रख दिया। तो अब जो देखो, हाँ ये होना चाहिए। अब देखो बच्चों ए ओ डी, हाँ अब ये एन है, ये दोनों बराबर है बच्चों, ये एंगल एन है तो ये भी एन हो जाएगा। अच्छा अब इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 2n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। बहिष्ठ कोण सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर होगा, ये 2n है बच्चों, और यहाँ पर ये दोनों रेडियस हैं, ये बराबर होंगे, तो इसके सामने का 2n है तो ये भी 2n होगा। अब ये 2n हो गया बच्चों, ये 2n है। अब हमें बताना है कि AOD कितना है, AOD ये एंगल बताना है बच्चों। तो यहाँ से चूंकि इस लाइन को सीधे बढ़ाया गया आगे, इस लाइन को सीधे बढ़ाया गया है, तो इस पे जो बने हुए सभी एंगल का सम, इस पे बने हुए सभी एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा। यहाँ से हम लोग, ये कितना है बताओ, n है, और ये वाला कितना है बच्चों, ये वाला 2n है, तो इससे हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ये वाला जो आ जाएगा 180 माइनस 4n आ जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 4n आ जाएगा, और अब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 का होगा बच्चों। तो अब इसमें से हम लोग ये दोनों हटा दें, तो 180 में से अगर हम 180 माइनस 4n और माइनस का n ये कर देते हैं तो एंगल आ जाएगा। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 4n प्लस में और माइनस, तो ये 3n आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों। फिर से एक बार समझ लो, दोबारा इसे समझ लो बच्चों, दोबारा हम चित्र बना के समझा देना इसे। इस सवाल को दोबारा बता दे रहे बच्चों। ये सवाल था देखो कि एक सर्किल है, उसमें एक कॉर्ड AB है, इसको आगे बढ़ाया गया बच्चों, इसका केंद्र O है, इसको आगे बढ़ाया गया है, इस तरह से बढ़ाया गया है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, और यहाँ से इसको मिलाती हुई लाइन बना दी गई है, और तुम्हें ये एंगल बताना है, ठीक बच्चों। तो अब यहाँ से ये एंगल n दिया हुआ है, और ये दोनों बराबर हैं, तो अब ये n है तो ये भी n हो जाएगा, ठीक बच्चों, ये n हो जाएगा। ये बहिष्ठ कोण हो गया बच्चों, तो ये 2n हो जाएगा, बहिष्ठ कोण सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, और ये 2n है, इसके सामने की साइड बच्चों, ये दोनों रेडियस हैं तो इसके सामने की साइड एंगल बराबर होंगे, तो ये भी 2n हो जाएगा। ये 2n है, तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, ये वाला 180 माइनस 4n आ जाएगा। अब ये पता है हमें, ये पता है, तो ये वाला निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस 4n और प्लस n हटा देंगे, ये हटा देंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3n। सबको समझ में आ गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में हो, एक वस्तु को बेचने पर लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/5वां हिस्सा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर SP अगर 5 है बच्चों, SP अगर 5 है तो गेन कितना है, बोलो गेन कितना है, उसका 5वां भाग है, यानी गेन 1 हुआ, ठीक। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, SP 5 है तो गेन 1 हुआ, तो अब CP कितना होगा, तो 4 होगा। ध्यान रखना बच्चों, गेन है लेकिन ये SP है ना, 5 रुपए की में बेचा गया, 1 रुपए कमाया तो खरीदा कम में गया होगा ना, तो इसीलिए खरीदा कितने में गया होगा, 4 में। अब पूछ रहा है कि गेन परसेंट कितना है, तो बोलो बच्चों 4 रुपए CP है, गेन हमेशा किस पे निकाला जाएगा, CP पर, तो 4 रुपए CP है, गेन कितना है, 1 है, तो 1/4 गुणे 100 यानी कितना बच्चों, 25%। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपए है, MRP 800 रुपए है, एक वस्तु का MRP 800 रुपए है, 20% के डिस्काउंट के बाद वस्तु को 25% के लाभ होता है, 20% का डिस्काउंट पे बेचा जाता है बच्चों, और तब 25% का गेन होता है। तुमसे पूछ रहा है कि CP क्या है, ठीक ना। तो 2 तरीके से हम इसे बता दे रहे हैं। पहला तरीका ये होगा बच्चों कि MRP पे 20% का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। MRP पे 20% कम हो गया तो 80% बचा, 800 का 80% 640 आ जाएगा बच्चों।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बताओ, 640 हो गया। सेलिंग प्राइस 640 हो गया। ये सेलिंग प्राइस कब है बताओ, 25% के गेन के बाद है। 25% के गेन के बाद है, तो हमें सीपी पता करना है। तो क्या कहोगे बोलो, 125 बराबर 640, तो 100 बराबर आंसर। ठीक बच्चों, कितना आ जाएगा ये, 5 और 4, 5 बराबर 640, तो 1 बराबर 1, 2, 8, तो 4 बराबर आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। MRP 800 रुपये, 20% का डिस्काउंट है, तो 20% हटा दिया, 80% बचा बच्चों। अच्छा, 25% के गेन पे बेचा गया, तो कितने बेचा गया, 640 में, तो 125 बराबर 640, तो 100 बराबर। ठीक है ना, इस तरह से निकाल लो इसे। इसके अलावा और कैसे सॉल्व हो सकता है ये, इसके अलावा एक तरीका और होता है, रेशियो सॉल्व कर सकते हो। इसमें होता है कि जो डिस्काउंट है वो हटा दो बच्चों, जो डिस्काउंट है वो हटा दो, तो 100 में से 20 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 80, और जो गेन है वो जोड़ दो, तो 100 में 25 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 125। डिस्काउंट हटा दो, गेन जोड़ दो, डिस्काउंट हटा दो, गेन जोड़ दो। ये वाला दाम और ये दाम, ये सीपी है बच्चों और ये MRP है। ये सीपी होता है, ये MRP होता है। 125 बराबर 800, तो 180 बराबर 125 बराबर 800, तो 80 बराबर डायरेक्ट निकल सकता है ये ना। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों। तीन संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 का है, उनका LCM 1800 है, दूसरी संख्या बताओ। तो क्या करोगे बच्चों, तीन संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 का है, उनका LCM 1800 है। तो यहां से 3, 4, 5 का रेशियो है बच्चों, और उनका LCM 1800 है, LCM 1800 है, और पूछ रहा है तुमसे दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। यहाँ पे सेकंड नंबर पूछ रहा है बच्चों, तीन संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 का है, तीनों का LCM 1800 है, और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को और कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग अगर इसके संख्याओं को 3x, 4x और 5x मान ले बच्चों, तो 3x, 4x, 5x का LCM निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका LCM क्या आ जाएगा बताओ, इसका LCM क्या आ जाएगा बताओ। तो x तीनों में है बच्चों, तो एक ही बार आएगा, और 3, 4, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका LCM कितना हो गया बोलो, 3, 4, 5x, ये LCM हो गया। और ये बराबर किसके है बताओ, ये बराबर किसके बच्चों, 1800 के, ये बराबर 1800 के है। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, और यहाँ 60 से भाग दे दोगे 1800 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x बराबर 30 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर संख्या रखोगे तो कितनी आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी 90, एक आ जाएगी 120, और एक आ जाएगी 150। ये आ जाएगा बच्चों 90, 120 और 150, ये आ जाएगा 90, 120, 150। इसे तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते थे, ऑप्शन अगर होता, चलो यही ऑप्शन है, इसी को चेक कर देना है ना। देखो पहले फिर से समझ लो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये मत सोचिए, ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ये क्या है बताओ, LCM है। और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो होता है ना, वो 2 के लिए होता है, 3 के लिए होता भी नहीं है। 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर उनका HCF इंटू LCM होता है। 3 संख्याओं में ये नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, हम लोग को इसका LCM निकालना पड़ेगा। 3x, 4x और 5x मान लिया हमने संख्याओं को। अब 3, 4, 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 3, 4, 5 जो कॉमन नहीं होगा कुछ, तो LCM क्या होता है बच्चों, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया, और साथ में x तीनों में है, तो x आ गया, तो ये LCM हो गया बच्चों। इस LCM को वास्तविक LCM के बराबर कर दिया, यहाँ से x बराबर 30 निकाल लिया, x बराबर 30 यहाँ रख दिया, तो संख्याएं 90, 120 और 150 आ जाएंगी। सबको समझ आ गया बच्चों। अब देखो इसमें रेशियो भी 3, 4, 5 का है, और इसका LCM निकालोगे तो 1800 आएगा। 1800 से देखो सभी डिवाइड हो रहे हैं। सबको समझ में आया बच्चों, अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखो, कह रहा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी पूछ रहा है। तो आसान है बच्चों, क्या करोगे, 1/2, 1/2 कब होता है बच्चों, 1/2 कॉस में साइन है, अच्छा तो साइन में कब होता है बच्चों, 30 में, और 0 कब होता है कॉस में बच्चों, 90 में, 90 में होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना बच्चों, 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है बच्चों, 90 है। अब एक से सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लोगे, छोड़ दें। अगला सवाल देखो बच्चों, एक कंपनी के कर्मचारियों की कुल आय 600 रुपए है, पुरुष कर्मचारियों का औसत 42 वर्ष है, महिला कर्मचारियों का 41 वर्ष है। एक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 600 है। कुल संख्या बच्चों कितनी है बताओ, 600। मेल की उम्र कितनी है, 42 वर्ष, फीमेल की उम्र कितनी है बच्चों, 41 वर्ष,
और कुल मिला के सबका औसत कितना है? 41 वर्ष 9 महीने। 41 वर्ष 9 महीने, 41 वर्ष 9 महीने, ये औसत है सबका। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? तो क्या करोगे बोलो? घटा दोगे इसे, तो ये 3/4 हो जाएगा। घटाओगे बच्चों तो यहाँ 3/4 आएगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे और यहाँ पे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा। रेशियो क्या बनेगा बोलो? 3 और 1 का बनेगा। रेशियो 3 और 1 का बनेगा। अब कुल संख्या कितनी बताओ? यहाँ पे 600। 4 बराबर 600, 4 बराबर 600, तो 1 बराबर 150, 1 बराबर 150, तो 3 बराबर 450, और ये कितना बच्चों? 150। ठीक है, एलिगेशन के लगा के सबसे आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। मेल फीमेल औसत, एलिगेशन लगाया, घटा दिया, 3/4 1/4। अब 3 और 1 का रेशियो आ गया बच्चों। यहाँ से क्या कहोगे? 4 बराबर कितना है? 600, तो 3 बराबर, तो 1 बराबर। 150 किलोमीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी बच्चों? 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मीटर, और 90 की चाल से चल रही है। और ये पुल की लंबाई कितनी बताओ? 450 मीटर। पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? कुल दूरी यहाँ से 600 आ जाएगी। कुल दूरी यहाँ से 600 आ जाएगी। ट्रेन एक पुल को पार करने में अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई चलेगी, तो कुल दूरी 600 आ जाएगी। और चाल कितनी है? तो 90 जो है, 90 किलोमीटर पर आवर जो है 25 मीटर पर सेकंड। 5 बराबर 18 होता है बच्चों। अगर नहीं याद है तो सीधे 5/18 कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 25। 25 से डिवाइड करो तो ये आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों? सेवन ए स्क्वायर प्लस 7a एक संख्या किससे सदैव डिवाइड होती है? इसमें बच्चों ऑप्शन चाहिए था, तो इसमें ऑप्शन चाहिए था। इसमें ऑप्शन हमें याद है 7, 14 और बोथ, ये है ऑप्शन बच्चों। 1, 21 भी था, इस तरह से था। बो, ये A एंड बी, ये था बच्चों। इसमें हमें ऑप्शन लिखवाना चाहिए था। तो 7a स्क्वायर प्लस 7a एक संख्या किससे सदैव डिवाइड होगी? ऑप्शन में 7, 14, बोथ A एंड B और 21 था। तो यहाँ पर हम लोग इसे छोटे एग्जाम्पल से हमने जब बताया बच्चों नंबर सिस्टम में आगमन विधि, इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि छोटे एग्जाम्पल को रख करके, छोटी वैल्यू को रख करके हम आंसर पता कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 7a स्क्वायर प्लस 7a में छोटी वैल्यू रख करके अगर हम जैसे 1 रखते हैं, प्रूफ भी किया जा सकता है बच्चों, प्रूफ भी किया सकते हैं, हम दोनों तरीके से बताते हैं। अगर हम 1 रखते हैं जैसे, तो ये कितना आ जाएगा? 7 + 7, तो ये 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक बच्चों। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो है 4 और 1 5, तो ये 4 और 2 6, 42 आ जाएगा बच्चों, ये है ना। तो यहाँ पर भी तुम 14 से डिवाइड हो रहा है। और देखो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इसे। कैसे? देखो, या तो तुम इसमें ऑड वैल्यू रखोगे बच्चों या इवन रखोगे। अगर सब लोग जानते हो कि इवन और इवन मिलेगा तो इवन आएगा, और साथ ही साथ ऑड और ऑड मिलेगा तो भी इवन आएगा। इवन और इवन जुड़ करके इवन आएगा, और ऑड जुड़ करके भी इवन आएगा। तो अब देखो बच्चों, अगर तुम इसकी वैल्यू ऑड रखते हो तो ऑड जुड़ करके इवन हो जाएगा। तो 7 तो पहले से ही था, 7 तो पहले से ही है बच्चों, a स्क्वायर प्लस a है ना, तो 7 तो पहले से ही है देखो। और a स्क्वायर प्लस a में जब ऑड रखोगे तो जुड़ करके इवन आ जाएगा, और जब इवन रखोगे तब तो इवन आएगा ही आएगा। तो इवन अगर आएगा तो 2 जरूर होगा बच्चों, समझ गए ना। देखो यहाँ पे 1 1 रखा तो भी देखो 7 कॉमन लोगे यहाँ से, तो 7 कॉमन ले लोगे बच्चों, तो 1 + 1 2 आ गया ना। ऐसे ही अगर 3 रखोगे तो 9 + 3 12 आ जाएगा। तो ऑड और या तो इवन रखोगे तब तो इवन आएगा ही आएगा, और अगर ऑड रखोगे तो भी जुड़ करके क्या आ जाएगा बच्चों? इवन आ जाएगा। इसका मतलब 7 तो होगा ही होगा, 7 तो दिख ही रहा है, और 14 भी होगा, है ना। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें 2 ऑप्शन में ना, पहले ही ऑप्शन में 7 दिया गया था, लेकिन आंसर जो है वो 7 नहीं होगा, 14 भी होगा। निश्चित रूप से 14 डिवाइड होगा हमेशा, है ना। हमने एक ऑड और एक इवन वैल्यू रख के दिखाया, और साथ ही साथ प्रूफ भी किया बच्चों, ठीक है। इस में ऑप्शन की जरूरत थी, क्योंकि उसी के आधार पे तुम आंसर दोगे। अगला सवाल देखो बच्चों, एक वृत्त का व्यास की 2 जीवाएं काटेंगी यदि जीवाएं, ये भी देखो विद ऑप्शन के से ही हो सकता था ये। एक वृत्त का व्यास की 2 जीवाएं
एक वृत्त का व्यास दो जीवाओं को काटेगा जब वो जीवाएं कैसी होंगी, है ना। तो देखो पैरेलल होने पर निश्चित रूप से काटेगा बच्चों, अगर दोनों जीवाएं पैरेलल होंगी तभी वो दोनों को काटेगा, है ना। इस तरह से देखो अगर पैरेलल होंगी दो जीवाएं चाहे वो किधर भी हो, है ना, तब व्यास उसे निश्चित रूप से कट करेगा। जैसे इधर अगर हैं तब भी देखो व्यास उसे निश्चित रूप से कट करेगा। वहीं अगर तुम 90 डिग्री पे ले लेते हो बच्चों, तो व्यास जो है जो इधर से जाएगा या जो इधर से जाएगा वो जरूरी नहीं है कि कट करे, है ना। कोई ऐसा जाए 90 डिग्री वाला, देखो वैसे भी 90 डिग्री वाला कट नहीं कर सकता, 90 डिग्री वाला उसे स्पर्श कर सकता है ना, इस तरह से बन पाएगा। तो वो उसमें समकोण त्रिभुज वाला नियम लग जाएगा बच्चों। तो किसी और का निश्चित नहीं होगा। 30 डिग्री पे देखो, 30 डिग्री पे जैसे अगर ये एंगल है तो भी दोनों को जरूरी नहीं कि कट करे, है ना। इस तरह से हो सकता है या तो इसको कट करेगा या इसको कट करेगा, लेकिन अगर जो है पैरेलल है तब निश्चित रूप से दोनों को कट करेगा। यही वो पूछ रहा था। अगला देखो बच्चों, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ये कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया, शेष काम बी ने 15 दिन में पूरा किया, ए और बी एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। ये कह रहा है बच्चों ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 5 दिनों तक काम करके उसने छोड़ दिया, तो अब 20 कार्य मान लो बच्चों, 20 कार्य मान लो, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, एक कार्य करेगा। तो 5 दिन में कितना कार्य हो जाएगा बताओ, 5 कार्य हो जाएगा। 5 दिन तक काम करके उसने छोड़ दिया, उसके बाद बी 15 दिन तक काम करके शेष काम पूरा करता है। ये कह रहा है बच्चों, तो पहला तरीका हम बता रहा है इसका कि हमने ए 20 कार्य 20 दिन के हिसाब से मान लिया, तो एक दिन का कार्य 1 आ जाएगा, तो 5 दिन का कार्य बच्चों 5 आ जाएगा, 5 दिन का कार्य 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब शेष कितना बचा बताओ, शेष बचा कितना बच्चों, 15 कार्य बचा, और 15 कार्य शेष कार्य बी द्वारा 15 दिन, ये तो बहुत आसान हो गया भाई, शेष कार्य बी द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाता है। तो बोलो बच्चों शेष कार्य बी द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाता है, तो इसका मतलब कि बी की क्षमता भी कितनी आ गई बताओ, 15 दिन में अगर 15 कार्य कर रहा है तो बी एक कार्य एक दिन में करेगा बच्चों। बी एक कार्य अगर एक दिन में करेगा तो पूरा कार्य पूछ क्या रहा है तुमसे, ए और बी मिल करके वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ए का बी का भी दिन कितना आ जाएगा, एक दिन में अगर एक कार्य करता है तो यहाँ से बी का दिन भी उतना ही आ जाएगा जितना ए का है ना। फिर से समझ लो, 20 एक दिन में एक कार्य तो 5 दिन में 5 कार्य, शेष जो 15 कार्य बचा वो बी ने 15 दिन में किया, इसका मतलब बी भी एक दिन में एक कार्य करता होगा। अब कह रहा है कि दोनों मिल जाए तो कितने दिन लगेगा, तो ए एक काम करेगा बी एक काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 20 कार्य में कितना समय लगेगा बच्चों, 10 दिन लगेगा। ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इतना आसान है कि ये रेशियो से, देखो रेशियो से इससे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ये पूछा है कि तो बी ए और बी दोनों मिलकर के, हाँ तो देखो इससे सॉल्व कर सकते हो। रेशियो बना लो, ए 20 दिन कर चुका है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों, 5 दिन काम कर लिया है, तो ए के लिए कितना दिन बचा बताओ, ए के लिए 15 दिन बचा। अगर ए होता तो 15 दिन में पूरा कर लेता। जिस काम को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है उसी काम को बी ने भी कितने दिन में पूरा किया, 15 दिन में। जिस काम को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है उसी काम को बी ने भी 15 दिन में पूरा किया। इसका मतलब ए और बी की क्षमता कैसी है बताओ, बराबर है, ए और बी की क्षमता बराबर है। अब क्या कहोगे बच्चों, एक क्षमता पे कितना दिन लगता है बताओ, 20, एक 20 है, एक क्षमता पे 20 दिन लगता है, तो दो क्षमता पर आधा दिन लगेगा, तो 20 का आधा यानी कितना बच्चों, 10 दिन लगेगा। तो ये रेशियो से हो गया सॉल्व करना, और ये है बेसिक तरीके से। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो, ये देखो फैक्टर करने का एक नया तरीका है ना, फैक्टर पूछने का। पिछले वीडियो में जो था वो सब फैक्टर हमने बताया था तुम्हें, देखो कि आ रहा है ना। तो वैसे ही ये देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये फैक्टर पूछने का एक दूसरा ढंग हुआ है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, 4x + 1 का होल स्क्वायर है, 4x + 1 का होल स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर आना निश्चित क्यों था, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग का एरिया क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ से भुजा कितनी हो गई बताओ, 4x + 1 हो गई। भुजा कितनी हो गई बच्चों, 4x + 1 हो गई। 15वां क्वेश्चन देखो, 810 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस हुआ।
810 में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है। यदि आदमी 4% का गेन कमाना चाहे तो वस्तु को कितने में बेचेगा? तो क्या कहोगे बच्चों? 810 रुपए कौन सा सेलिंग प्राइस है बताओ? 810 रुपए कौन सा सेलिंग प्राइस है बच्चों? 10% के लॉस वाला, 10% के लॉस वाला। 10% का लॉस का मतलब क्या बच्चों? 90। 90 बराबर कितना है बताओ? 810 है, 810 है। पूछ रहा है कि सीपी अगर पूछता बच्चों तब 100 का मान निकालते। तुमसे क्या पूछ रहा है बताओ? 4% के गेन पर दाम पूछ रहा है, तो क्या निकालोगे बताओ? 104 बराबर। 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9। हाँ, 1 बराबर 9 आ जाएगा, तो 104 बराबर गुणा 104, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखो बच्चों, वृत्त के केंद्र के विपरीत तरफ 16 और 12 लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं। देखो अभी इससे पहले वाले पेपर में जो आया था वो वृत्त के केंद्र के दोनों तरफ थे बच्चों, अब की जो है दो एक ही तरफ थे, अब की विपरीत तरफ है। तो क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र के विपरीत तरफ 16 और 12 लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं। वृत्त का रेडियस 10 है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। वृत्त का रेडियस 10 है बच्चों, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। ये है, तो यहां से अब देखो बच्चों, ये 16 है, ये 12 है, दोनों कैसे हैं बताओ? समांतर। वृत्त के केंद्र से नहीं, समांतर नहीं, हाँ समांतर है कह रहा है, ठीक है। ये 16 है, ये 12 है, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और वृत्त का रेडियस कितना है बच्चों? 10 है। वृत्त का रेडियस 10 है, और हम लोग को बताना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बतानी है, ठीक बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे? ये 16 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 12 है, तो ये 6 आ जाएगा। अब ये 6, 8, 10 से ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, और 6, 8, 10 से ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। पाइथागोरस ट्रिक कौन सा लगा बच्चों इसमें? 6, 8, 10। 6, ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 होगा। ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा। अब यहाँ से ये दोनों को जोड़ दोगे, 8 + 6 आंसर हो गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए शुरू होकर वैकल्पिक दिन यानी अल्टरनेट बच्चों, हिंदी में अल्टरनेट को वैकल्पिक भी कहा जाता है। वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। अल्टरनेट काम कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 48। तो ये 4 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। आप सब लोग जानते हो कि एक पेयर डे में कितना कार्य आ जाएगा बच्चों? 4 और 3 जुड़ जाएगा, 7 कार्य आ जाएगा। इस 7 कार्य से कुल कार्य में डिवाइड कर दोगे, 7 से 48 में डिवाइड कर दोगे, 7 × 6 = 42 और 6 आ जाएगा। 6 पेयर डे आ जाएगा, 6 पेयर डे आ जाएगा बच्चों, है ना। हमेशा क्या करते हैं? पहले एक पेयर डे का काम निकाल लोगे, एक पेयर डे के कार्य से कुल कार्य भाग दे दोगे, 6 पेयर डे आ जाएगा। अब ये 6 पेयर डे का मतलब कितना हो गया बच्चों? 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। और शुरुआत किसने की है? इसने, यदि ए ने शुरू किया है, ए ने शुरू किया है बच्चों, तो अब 4 कार्य ए कर सकता है, 4 कार्य ए कर सकता है, लेकिन कार्य कितना बचा है बताओ? 6, शेष 6 बचा है बच्चों। तो अब क्या होगा कि एक दिन इसमें ए काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा बच्चों, है ना। तो 4 कार्य पूरा हो जाएगा, 4 कार्य पूरा हो जाएगा, एक दिन बीत जाएगा। अच्छा, अब जब ए खत्म कर लेगा और ए के द्वारा जो है 6 कार्य जो है पूरा मतलब बचा है, लेकिन ए कितना कर सकता है बच्चों? 4। तो 4 कार्य ए करेगा, एक दिन बीत जाएगा। अब कितना बचेगा कार्य? 2। और बारी किसकी आ जाएगी बताओ? ए के बाद बी की बारी आएगी बच्चों। तो अब बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 2 कार्य में कितना समय लगेगा बच्चों? 2/3 दिन और लगेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 13 सही 2/3। ठीक है, 12, 16, 48, 4, 3 ये हो गया। एक पेयर डे का काम कितना हो गया बच्चों? 7 से डिवाइड किया, 6 पेयर डे 6 बार डिवाइड होगा, शेष कितना बचा? 6 पेयर डे का मतलब कितना हो गया बताओ? 12 दिन। 12 दिन बीत चुका है बच्चों। अब किसकी बारी आएगी बताओ? ए ने स्टार्ट किया तो ए की बारी आएगी। ए 4 कार्य कर लेगा, एक दिन और लग जाएगा। अब बचेगा कितना कार्य? 6 था बच्चों, 4 पूरा हो गया तो 2 बचा। अब किसकी बारी आएगी? बी की। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 काम करने में 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 सही 2/3। सबको समझ आया बच्चों? वहीं अगर बी स्टार्ट करता तब क्या होता? बी अगर स्टार्ट करता तब आंसर ये हो जाता बच्चों, 12
बी आएगा, बी एक दिन काम करेगा, तब यहाँ पे वो 3 कार्य करेगा। अब कितना बचेगा बच्चों? 3। तब आंसर हो जाएगा 13 सही 3/4। 13 से 3/4 तब हो जाएगा जब बी स्टार्ट करेगा और ए स्टार्ट करेगा, तो 13 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? 12.5% प्रति वर्ष की दर से 320 रुपये 405 रुपये हो जाता है, तो समय बताइए। 12.5% प्रति वर्ष की दर से 320 रुपया 405 हो जाता है, समय की अवधि याद कीजिए। यहाँ एसआई है बच्चों, लिखना छूट गया है इसमें। तो समय जो है कैसे निकालोगे? कुल ब्याज में या तो फॉर्मूला लगा लेना, या कुल ब्याज में 1 वर्ष के ब्याज से डिवाइड कर दो। कुल ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से कुल ब्याज आएगा 85, कुल ब्याज 85 आ जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12.5% किसका बच्चों? 320 का, यानी 1/8, 8 चौक 32, 40 आ जाएगा। 40 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा बच्चों। और वहीं अगर ये ऐसा इसमें दिया नहीं है तो हो सकता है हमसे छूट गया हो, तो समय अगर हमने दोनों तरफ से बता दे रहे हैं। अगर एसआई फॉर्मेट में रहेगा तब ये हो जाएगा, और अगर सीआई में रहेगा बच्चों, सीआई में रहेगा तब यहाँ आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष क्यों हो जाएगा बच्चों? अगर एसआई में आंसर ये हो जाएगा, और अगर सीआई रहेगा तो आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे लग रहा है बच्चों कि 2 के आसपास है, और तो तब तुम चाहोगे तो चेक कर सकते हो ऑप्शन को। पहले साल का कितना है बताओ? 40 है, और दूसरे साल का 40 प्लस 40 का 12.5%, तो 40 में 8 से भाग दोगे बच्चों, 5 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये सही है बच्चों। ये निश्चित रूप से एसआई का नहीं होगा, ये सीआई का ही होगा, है ना, क्योंकि इस टाइप का आंसर कभी नहीं आएगा। हमने इसका ऑप्शन वगैरह नहीं देखा है, तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये एसआई का सवाल नहीं होगा। फिर भी हमने बता दिया ये सीआई के रूप में, क्योंकि आंसर इस तरह से बन रहा है कि ये सीआई होगा, है ना। तो दोबारा समझ लो इसे। पहले साल का कितना आ जाएगा बच्चों? फॉर्मूला लगा के तो सॉल्व कर ही सकते हो। फॉर्मूला लगा के अगर सॉल्व करोगे तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 320 और 1 प्लस 12.5 यानी 1/8 आ जाएगा की पावर टी। इससे भी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो 320 इधर आ जाएगा, 9/8 और 405 डिवाइडेड बाई 320 ये आ जाएगा, और ये 9/8 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9/8 की पावर 2 बन जाएगा बच्चों। तो अब जो है सिंपल करने के बाद तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे सॉल्व कर लो कि देखो फर्स्ट ईयर में जब तुमने यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है बच्चों? 40 है, कुल ब्याज कितना है? 85 है, तो 2 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन को देखो, अगर 2 के बाद 3 वर्ष ऑप्शन में है, 2.5 वर्ष ऑप्शन में है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? 3 वर्ष का तो 120 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 120 बच्चों। इसीलिए तो यहाँ से इसी को देख के अंदाजा लग जाएगा कि 2 वर्ष आंसर होगा। छोटी जो कट रही, जो छोटी वैल्यू बच रही ना, उनको छोड़ दिया जाता है। और बाकी अगर तुम्हें डर लगे तो चेक ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में जब 40 है तो सेकेंड ईयर में 40 प्लस 40 का 12.5% और मिलेगा बच्चों। 40 का 12.5% 5 आ जाएगा। तो यहां से कंफर्म चेक हो गया कि आंसर 2 वर्ष सीआई के हिसाब से है, और अगर एसआई के हिसाब से होता तो ये आंसर होता। सबको आ गया बच्चों? टू की पावर 20 + 1 किस संख्या से डिवाइड होगा? 2 की पावर 20 + 1 किस संख्या से जरूर डिवाइड होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन को देख के डिसाइड करना होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो यह नंबर किससे जरूर डिवाइड होगा, तो इसको अगर देखोगे तो ये जो है 2 की पावर 20 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर ये नहीं बच्चों, ये तो 4 बन जाएगा। ये 2 की पावर 60, 2 की पावर 20 की पावर 3 और प्लस 1 ये आ जाएगा। और इस ये 1 का क्यूब कर सकते हो, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। a क्यूब प्लस b क्यूब के हिसाब से a प्लस b आएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब में पहला टर्म क्या आता है बच्चों? a प्लस b, तो a प्लस b आएगा तो 2 की पावर 20 + 1 आएगा, और साथ में जो कुछ भी है उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये नंबर तो आ ही रहा है ना, तो इसका मतलब यह नंबर जो है 2 की पावर 20 से जरूर डिवाइड होगा। अच्छा, ये तो श्योर हो गया कि डिवाइड होगा। अच्छा, बाकी नंबर क्यों नहीं होंगे? बाकी जैसे ये तो ऑप्शन कोई गलत लिख गया है, ये इसको देखो बच्चों, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 20 की पावर के मल्टीपल में आ ही नहीं रहा है, 4.5 में जा रहा है। ये कम है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो कम वाला नहीं होगा बच्चों, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, और ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको भी देखा जा सकता था। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? 30% और 10% के 2 एकल छूट के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, वस्तु का चिन्हित दाम बताओ। तो क्या करोगे? यहाँ पे रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, नहीं तो 100 लेके आसान रहेगा। 30% दाम कम हो गया, कितना रह गया बताओ? 70। 10% कम हो गया, 10% कम करोगे 7 और कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा? 63।
63 रह जाएगा। 30% कम होगा बच्चों, फिर 10% कम होगा और 31,500 में बेचा जाता है। तो 63 बराबर कितना बच्चों? 31,500। तो 1 बराबर कितना बच्चों? 500। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसका MRP क्या है, तो 100 बराबर कितना होगा बोलो? 50,000। सबको आया बच्चों? इस तरह सॉल्व कर सकते हो। एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS में PQ इज पैरेलल टू RS, ये कह रहा है बच्चों। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर PQRS है, साइक्लिक है तो इसका मतलब आमने सामने के PQRS है, साइक्लिक है तो बना भी दे। चलो अब चलो बच्चों, क्या कह रहा है इसमें? PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दे रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं। PQ इज पैरेलल टू RS। अच्छा, अब कह रहा है कि SPQ इज इक्वल टू 110, SPQ इज इक्वल टू 110, ये दे रहा है बच्चों। और पूछ रहा है कि PQR का मान क्या होगा, PQR का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग सकती है? एक ये दोनों कौन सी लाइन पर, एक बार दोबारा सुन लो बच्चों। PQRS में PQ इज पैरेलल टू RS, ये कह रहा है। SPQ दे रहा है हमें 110 डिग्री और PQR पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं बच्चों। तो यहाँ से एक थ्योरम सब लोग जानते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है बच्चों? इन दोनों का सम 180 होता है। अगर एक दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो यहाँ से ये और ये पैरेलल लाइन है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसे, तो ये वाला, ये दोनों का सम 180 होगा। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 180 माइनस 110 यानी 70 आ जाएगा। और चूंकि ये साइक्लिक है इसलिए इन दोनों का सम भी 70 होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? 180 माइनस 70 यानी कितना बोलो? 110 आ जाएगा। ठीक है, ये 110 है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। सर्किल ना भी बनाते तब भी सॉल्व हो जाता। ये 110 है तो ये वाला कितना आ जाएगा बताओ? 70। और ये दोनों कैसे हैं? जो है साइक्लिक है बच्चों, तो आमने सामने का सम यहाँ भी 180 होगा, तो ये भी 110 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या, ये एक अच्छा सवाल देखो, यह बहुत पुराना सवाल। ये प्रत्येक संख्या 8, 13, 26, 40 को में क्या जोड़ा जाए कि वो समान अनुपात में हो जाए। तो ये सवाल बताया गया होगा बच्चों, हमेशा क्या जोड़ा क्या घटाया जाए। अगर ये पूछता है तो इसे हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन से अगर चेक करोगे तो पहला ऑप्शन 8 + 1, 13 + 1 और 26 + 1 और 40 + 1, ये गलत हो जाएगा। और वहीं सेकंड रखोगे बच्चों तो 8 + 2, 8 + 2 और 13 + 2 और 26 + 2 और 40 + 2, ये सही हो जाएगा। तो ये सवाल हमेशा जो है क्या जोड़े क्या घटाएं, दो ही सवाल बनता है इसमें, ये हमेशा बाय ऑप्शन सॉल्व किया जाता है। ये भी देखो बच्चों, पिछली बार अभी आया था तो बताया गया था कि इसमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें जो है इसके एंगल निकाल के भी बता सकते हैं बच्चों, लेकिन एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो बताया गया था कि अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए एंगल में, तब वो समकोण हो जाएगा। और अगर कोई भी एक बाकी दोनों को हरा दे, जैसे यहाँ पे देखो 8 जो है, 8 अकेले 3 और 4 से के जोड़ से ज्यादा हो रहा है। तो अगर कोई एक अकेले बाकी दो को हरा देता है तो वह अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण होगा बच्चों। और तुम चाहो तो अगर जरा भी दिक्कत लगे तुम्हें तो तुम इसे सॉल्व भी कर सकते हो। मतलब इस तरह से 3, 4 और 8 है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? 15 बराबर 180, तो 1 बराबर 12, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 36, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96। तो यहाँ से देखो क्लियर हो गया कि ये एंगल 90 से ज़्यादा है तो ये अधिक कोण है। लेकिन
अधिक कोण, हमने क्या कहा था कल भी पिछली क्लास में बताया गया था बच्चों कि ये सवाल के लिए तुम इसमें एंगल मत निकालो, एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी। बस क्या देखा जाता है, अगर ये हो जा रहा है कि कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर हो जा रहा है तब ये राइट एंगल हो जाता है बच्चों। अगर कोई भी एक अकेले बाकी दोनों को हरा देता है तब ये अधिक कोण हो जाता है, और अगर बाकी दो का योग हमेशा एक से ज़्यादा होगा तब वो न्यून कोण होता है ना, इस तरह से। तो ये एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बिना एंगल निकाले भी बता सकते थे। अगला सवाल देखो बच्चों, इसमें कह रहा है ए और बी का रेशियो 6 और 5 का है, ए को 30% बढ़ा दिया जाए तो बी को, ए और बी दो हैं बच्चों, इनका रेशियो क्या है बोलो, 6 और 5 का है। ए को 30% बढ़ा दिया जाता है, ए को 30% बढ़ा दिया जाता है तो बी को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि वो ए के बराबर हो जाए। तो ए को जब 30% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना 1.8 बढ़ जाएगा, 1.8 बढ़ जाएगा तो 7.8 आ जाएगा, 7.8 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है तुमसे, ए को कितना बढ़ा दिया जाए कि वो बी के बराबर हो जाए। तो बोलो बच्चों कितना बढ़ा दें बताओ, 2.8। किस पर बढ़ा दें बताओ, 5 पर गुणे 100, ये आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है बोलो, 6 है, 30% बढ़ गया तो 1.8 बढ़ गया, 7.8 आ गया। अब 5 से 7.8 आ गया, कितना बढ़ा, 2.8। किस पर बढ़ा, 5 पर। ये हो गया बच्चों, सबको समझ आ गया। अगला सवाल देखो, एक टैंक की क्षमता 72 मीटर क्यूब है। इस टैंक में एक टैंक की क्षमता 72 मीटर क्यूब है। इस टैंक में 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये होता है बच्चों कि 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है, देखो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, इसमें 1000 लीटर पानी आता है। अब अगर 72 क्षमता की है, 2 मीटर क्यूब क्षमता की होगी बच्चों, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया बताओ, 1000 लीटर है ना। तो इसी तरह से अगर 72 मीटर क्यूब है तो टंकी का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 72,000 हो गया। 72,000 वॉल्यूम है उसका और 60 लीटर 1 मिनट में गिर रहा है तो कितना समय लगेगा। तो मिनट में ये आंसर हो गया, मिनट में ये आंसर हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1200 मिनट। 1200 मिनट का मतलब कितना बच्चों, 60 से और डिवाइड कर दोगे, 60 से और डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 घंटे। घंटों में पूछेगा तो 20 घंटे आंसर हो गया, और अगर मिनट में पूछेगा, मैं ऐसे घंटों में पूछा गया था, समझ गया ना बच्चों। 1 मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी होता है, तो अब जो 1 मीटर का 72 मीटर क्यूब क्षमता है तो उसमें कितना आ जाएगा बताओ, 72,000 पानी आ जाएगा, और इतने पानी में 60 से डिवाइड कर दोगे, 20 घंटा का समय लगेगा। सबको आ गया बच्चों। हमने जब भी ये वॉल्यूम बताया होगा तो वहाँ पे ये बताया जाता है लीटर का, जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो है इस तरह से, मतलब जो है इसको लीटर में बदलने का तरीका ये रहता है बच्चों, ये यूनिट याद रखना, ठीक है ना। आगे भी सवाल इस पर आ सकता है। एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट पर सवाल है, एक खिलाड़ी ने अपनी 16वीं पारी में 120 रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए बच्चों, और उसका औसत 6 बढ़ गया, तो 16 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, है ना। तो बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो 15 पारी तक का औसत x मान लो बच्चों। 16वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 120 रन बनाए, और ऐसा करने से औसत क्या होता है बताओ, 6 बढ़ जाता है। तो बेसिक तरीका होगा वो पुराना टोटल निकालो, 15 पारी का टोटल ये हो गया बच्चों 15x, 16वीं पारी के रन जोड़ दो, डिवाइडेड बाई कुल पारी कितनी हो गई बच्चों, 16 से डिवाइड कर दो, और ऐसा करने के बाद औसत 6 बढ़ जाता है तो x + 6 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया बच्चों, ये एक तरीका हो गया है ना। ये तरीके से बेसिक तरीका ये है, और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो देखो, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे उसने 16वीं पारी में 120 रन बनाए, 16वीं पारी में 120 रन बनाए, और 16 पारी का औसत कितना बढ़ गया बच्चों, 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो इसका मतलब 16 × 96 एक्स्ट्रा बनाए, 96 एक्स्ट्रा रन बनाए, 96 एक्स्ट्रा बनाए। आप बताओ बच्चों, बनाए कितने बताओ, बनाए 120 और 96 एक्स्ट्रा बनाए, तो बनाता कितने था, 120 बनाए
96 एक्स्ट्रा बनाए तो बनाता कितने था 24, बनाता था 24। अगर पुराना औसत पूछा जाए, यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर पुराना औसत पूछा जाए तब आंसर 24 होगा, और अगर नया पूछा जाए तो 6 बढ़ गया है तो नया पूछा जाएगा तो 30 होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ भी ध्यान रखना बच्चों कि अगर इसमें पूछता है 15 पारी का औसत तब आंसर x होगा, और अगर वो 16 पारी के बाद का औसत पूछता है तो आंसर यहाँ पे x + 6 होगा। जो काम यहाँ करना रहेगा वही काम यहाँ भी करना रहेगा ना। 16 पारी तक का हमने 15 पारी का औसत माना है ना, 15 पारी का औसत x माना गया है बच्चों, तो ये जो x आएगा वो 15 अगर 15 पारी का औसत पूछेगा 15 पारी तक का तब आंसर x लगेगा, और अगर 16 पारी कहेगा तब x + 6 लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और बाकी शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे बच्चों, 16वीं पारी में उसने 120 बनाए हैं और 16 पारी का औसत 6 बढ़ा है, इसका मतलब 96 ज़्यादा बनाए हैं। 120 बनाए हैं और 96 एक्स्ट्रा बनाए हैं। एवरेज में देखो 3 तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसमें था बच्चों 96 एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो बताता कितने था बताओ 24 बनाता था, 24 बनाता था, तो ये था का मतलब क्या, पुराना औसत। 24 पुराना औसत हो गया, पुराना पूछे तो 24 है, नया पूछे तो 6 बढ़ गया है बच्चों, 30 हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो इसे सॉल्व। अगला सवाल देखो, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। ये कह रहा है एक कार 44 किलोमीटर की गति से बिंदु ए से शुरू होती है। एक कार 44 किलोमीटर की गति से बिंदु ए से शुरू होती है। दूसरी कार बी से 46 की चाल से शुरू होती है। बी से 46 की चाल से शुरू होती है। पूछ रहा है कि वह ए से वह दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों मिलती हैं। ए से वह दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, दोनों एक साथ चली हैं, दोनों एक साथ चली हैं, और जब तक दोनों मिली नहीं तब तक चलते रहे तो क्या होगा बोलो, दोनों के द्वारा, दोनों जब तक मिले नहीं तब तक चलते रहे ना बच्चों, तो दोनों की जो चली दूरी होगी वो किस रेशियो में होगी बताओ, जिस रेशियो में चाल है उसी रेशियो में दूरी होगी। तो दूरी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 22 और 23 आ जाएगा। 22 और 23 दूरी का रेशियो आ जाएगा। अब इसी रेशियो में तुम इसको बांट लोगे। समझ गए ना बच्चों, दोनों का समय फिक्स है, समय फिक्स है, समय फिक्स है, और दोनों का चाल का रेशियो बन रहा है, इसीलिए रेशियो सॉल्व हो जाएगा। चाल का रेशियो ये है, समय फिक्स है, तो इसीलिए दूरी का भी यही होगा, दूरी का यही होगा बच्चों। अब इस रेशियो में बांटोगे तो क्या कहोगे बताओ, 45 = 1800, 45 = 1800, तो 1 = 40, 1 = 40, तो 22 बराबर, तो 23 बराबर। 22 × 40 और 23 × 40। सबको समझ में आ गया बच्चों। रेशियो से देखो आसानी से लग गया। और अगर तुम इसे, अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसमें कि यहाँ पर ये कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, तो 1800/90 कर दो, 20 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, 20 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, और 20 घंटे बाद दोनों मिलेंगे तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, 44 × 20, और यहाँ से दूरी कितनी होगी, 46 × 20। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कठिन नहीं लगा तुम्हें, क्योंकि ये समय निकालना आसान था इसलिए कठिन नहीं लगा। यही अगर कठिन हो जाए बच्चों तो यही सवाल कठिन लगेगा, इससे हमेशा आसान रहेगा। रेशियो सॉल्व किया करो ऐसा सवाल। अगला देखो बच्चों, एक भिन्न का अंश 15% घट, ये डिजिट आसान है तो एक्स वाई लेके सॉल्व कर लो। एक भिन्न का अंश 15% घटाया जाता है, हम दोनों से बता देना है, 15% घटाया जाता है तो 85% बचेगा बच्चों। हर 20% बढ़ाया जाता है तो 120% हो जाएगा। अब भिन्न कितनी हो जाती है बताओ, 17/20 हो जाती है। ये हो गया बेसिक तरीका, ये आसान है बच्चों, ये हटा दो और एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा कि 17/20 गुणे 120/85, ये हो जाएगा बच्चों, है ना। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो मतलब जो है ये तरीका, जो एक तरीका ये हो गया बच्चों, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 15% घट गया है तो 100 से 85 हो गया है, और 20% बढ़ गया है तो 100 से 120 हो गया है, 100 से 120 हो गया है। ये वाली वैल्यू 17 है, ये वाली वैल्यू 20 है। अब देखो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 20 17, ये कितना बन जाएगा 5 6, 17 = 17 तो 20 = 20, 17 = 17 तो 20 = 20 आ गया। उसी तरह से 6 = 20 तो 1 = 20/6 तो 5 = 100/6, ये आ गया बच्चों। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन अब इसमें डिजिट सिंपल है तो ऐसे सॉल्व करना आसान रहेगा।
अगला सवाल देखो, ए किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए एक साथ काम करने के लिए, एक साथ काम करके काम खत्म करने के लिए ए और, अरे तो बहुत बेकार सवाल ले लिया हमने, तो ये तो आसान है बच्चों ना, 3 और 6 तो 6, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो 3 काम हो जाएगा, 2 दिन लगेंगे, ठीक ना। ये हमने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, कुछ सवाल हमने छोड़े थे आसान वाले, तो ये छोड़ देना चाहिए था। ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये वही फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर को मतलब x ना लगा के साइन x लगाया गया, हाई स्कूल वाला सवाल वही है बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 3 sin x। फैक्टर को पूछने का एक और तरीका देखो, है ना, -2, तो वही 9th वाला फैक्टर बच्चों, उससे सॉल्व कर लो। क्या करोगे, इसे जो है कितना है 4 को ऐसे तोड़ो कि तो 3 और 4 को ऐसे तोड़ो तो 4 -1 लिख दोगे, इसे 4 -1 लिख दोगे, 4 sin x माइनस sin x, ये लिख दो बच्चों। आप फैक्टर बना लोगे तो यहाँ से 2 sin x आ जाएगा और sin x प्लस 2 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से 2 sin x लोगे तो sin x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो sin x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये बना लोगे बच्चों, अब sin x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, sin x प्लस 2 और 2 sin x माइनस 1, ये आ जाएगा। अब ये हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि sin x समान 1 से ज़्यादा, 1 से -1 से कम हो नहीं सकता, तो यहाँ से ये गलत हो गया, यही बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x 1/2 आ जाएगा। sin x अगर 1/2 आ गया बच्चों, तो x कितना आ जाएगा बोलो, 30 डिग्री आ जाएगा। यही वो पूछ रहा है। एक प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पे 12 वर्ष में एक निश्चित राशि 2 गुना हो जाती है। ब्याज का रेट बताओ, 12 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो अगर तुम फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो बच्चों तो फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले से क्या करोगे बताओ, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, इससे सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसमें 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो अगर x रुपया जमा किया गया था तो वो 2x हो जाएगा, तो ब्याज कितना रहेगा, x बराबर x और r और t 12 और बटे 100। तो लिखना ज़्यादा पड़ेगा तुम्हें, है ना। और नहीं तो क्या करोगे, 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष में 100 रुपया अगर प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों, 200, तो SI कितना हो गया बताओ, 100। और जब भी समय रेट पूछा जाए तो रेट पूछा जाएगा तो 100 रुपए से 1 वर्ष की इनकम को रेट कहते हैं। तो 100 रुपए से 12 वर्ष में इनकम कितनी हुई बच्चों, 100 रुपए की, तो रेट कितना हो गया बताओ, 1 वर्ष की इनकम निकाल लो, वही रेट हो गया, 100/12 हो गया बच्चों। 100 रुपए से 12 वर्ष में इनकम कितनी है बताओ, 100 रुपए। जबकि रेट की परिभाषा से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, रेट की परिभाषा क्या होती है बच्चों, 100 रुपए से 1 वर्ष में जो ब्याज है उसको रेट कहते हैं। तो रुपया अगर 100 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दोगे, तो रेट की डेफिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखो बच्चों, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की रेडियस 12 और 13 है। बड़े वृत्त की, ये बहुत आता है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की रेडियस, 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से होके जाने वाले, उनका रेडियस 12 और 13 है। ये है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, 12 और 13 है। बड़े वृत्त की जीवा बताओ जो छोटे को स्पर्श करती है, ये पूछ रहा है बच्चों, है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें बड़े वृत्त के लिए ये कॉर्ड है और छोटे के लिए टेंजेंट है। तो अब यहाँ से इनकी रेडियस पता है, तो ये 12 दिया हुआ है बच्चों, और ये कितना है बताओ, 13 है। एक बार ये 13 है और ये 12 है, तो 5 12 13 लग जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 सेकेंडरी वृत्त हैं, यानी एक ही केंद्र से होके जाते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये देखो बच्चों, और रेडियस 12 और 13 है। और पूछा है कि वह बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछ रहा है इसकी। तो बोलो बच्चों, ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, ये 12 ये 13 है और ये निकल आया 5 12 13 से। और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम ना होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते बच्चों, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो पूरा 10 हो जाएगा।
33 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है बच्चों? 33 का CP बराबर है x का SP। x का SP तो कह रहा है कि यदि इस पर 10% का गेन हुआ तो x का दाम बताओ। तो क्या कहोगे? 33 का CP बराबर x का SP। तो यहां से CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? x133 आ जाएगा। x133 आ जाएगा। CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा? x133 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या तुमसे कि कितने पर क्या इस वस्तुओं को 33 वस्तुओं का लागत x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। रेशियो बन गया बच्चों 33 का CP बराबर x का SP। तो यहाँ से CP और XP का रेशियो 133 हो गया। अब कह रहा है इन वस्तुओं पर 10% का गेन हुआ है तो x का दाम बताओ। तो 10 का गेन हुआ है बच्चों। बहुत अच्छा सवाल। देखो ये हमने ये सवाल जो बताया है तो उसमें गेन, इससे पहले वाले पेपर में जो पूछा गया था उसमें गेन पूछा गया था और इस वाले में गेन दे करके ये पूछा गया है। अब बच्चों तो यहाँ पर इस पर गेन हुआ होगा। गेन किस पर होता है बताओ? CP पर। तो CP पर जो गेन हुआ है वो गेन जो है कितना है? 10%। और 10% गेन के बाद वैल्यू कितनी है बताओ? 33 है। तो क्या कहोगे बताओ? 110 बराबर, समझ गया ना बच्चों? 10% गेन के बाद दाम कितना है? CP कितना है बताओ? x है। CP x है और SP कितना है बताओ? 32 है। तो जब 10% का गेन है तो अगर ये दिया होता तो तुमसे पूछता गेन, जो पिछले पेपर में पूछा गया था। ये दिया है और ये पूछा, जैसे कहा जाए CP SP का रेशियो 30-33। तो बोलो बच्चों CP SP का रेशियो अगर 30-33 है तो गेन परसेंट कितना हुआ बताओ? 10 हुआ। गेन परसेंट 10 हुआ। वैसे ही यहाँ पर इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये ना दे करके तुमसे क्या कहा गया है कि 10 का गेन हुआ तो x का मान यानी CP बताना है। तो क्या सवाल हो गया बच्चों? 10% के गेन के बाद दाम कितना है? 33 है। तो 110 बराबर 33 है और x पूछ रहा है 100 बराबर पूछ रहा है। ठीक है ना? 11 बराबर 33 और 10 बराबर 30। ये आंसर हो गया। ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे लेकिन ये भी बहुत आसान है ना बच्चों? वही सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, बस इसमें नया क्या कर दिया है इन्होंने इस बार कि यहाँ पे x लगा दिया है। बस ये नया है। ठीक है बच्चों? तीन संख्याएं A, B और C हैं। A और B का औसत 7 है। A और B का औसत 7 है तो A और B का टोटल 14 आ जाएगा बच्चों। B और C का औसत 10 है तो टोटल इसका 20 आ जाएगा। और C और A का टोटल जो है औसत 14 है तो टोटल इसका ये आ जाएगा। तीनों को औसत बताना है तो हमेशा क्या करोगे? तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आ जाएगा। 2 टाइम्स A प्लस B कितना आ जाएगा बच्चों? 2 कॉमन ले लोगे तो 7, 10 और 14 ये आ जाएगा। अब ये किसका माना? ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। 2 से 2 कट जाएगा। अब ये क्या आ गया बताओ? ABC का योग आ गया। तुमसे ABC का योग पूछे तो ये आंसर हो गया। तुमसे पूछा है ABC का औसत बताओ तो कितनी संख्या है बताओ? 3 है। 3 का डिवाइड कर दो, ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? AB BC CA तीनों को जोड़ दो। 2 टाइम्स सब भी आएंगे। ये बराबर कितना आ जाएगा? सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ये 2 इधर भी आ रहा है बच्चों, 2 इधर भी है। 2 से 2 कट जाएगा तो A प्लस B प्लस C का सम ये आ जाएगा। अब ये सम है तो इसमें 3 से डिवाइड सम पूछेगा तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि औसत क्या है तो डिवाइड कर दो कि कितना आ जाएगा बच्चों? 24, 7, 31, 31/3 ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 है, ये कह रहा है। और त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, ये ऊंचाई 12 है। अब कह रहा है कि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच का एंगल, त्रिभुज के आधार ये नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? फिर से पढ़ लें। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 है और त्रिभुज की ऊंचाई 12 है। यदि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच का रेशियो एंगल थीटा है तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो कह रहा है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 5 12 13 से हो जाएगा। साइन थीटा छोड़ दे बच्चों, ये कर लोगे ना, बहुत बार हो चुका, बेकार में ले लिया हमने सवाल ये। अगला सवाल देखो। एक आदमी A से B 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, B से A तक 30 की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगता है। तो A और B के बीच की दूरी बताओ। तो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसे। पहला तरीका हो जाएगा बच्चों, A से B 15 किलोमीटर की चाल से आता है तो A से B के बीच की दूरी को D मान लो। D मान लो, है ना। तो पहला तरीका ये हो जाएगा कि D/15 और B से A तक 30 की चाल से लौटता है तो D/30 इज इक्वल टू पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगता है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसका हो सकता है
कि तुम 2xy अपॉन x प्लस वाई इससे औसत चाल निकाल लो बच्चों, इससे औसत चाल निकाल लो। और पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगता है, तो एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा? औसतन 1.5 घंटे। ये आंसर हो गया बच्चों। या तो 3 का गुणा करके बाद में आधा कर दो, है ना, क्योंकि 3 का गुणा करोगे तो कौन सी दूरी आएगी? कुल दूरी आ जाएगी, आना जाना दोनों मिला करके। और तुम्हें चाहिए ए बी के बीच की दूरी, तो आधा कर दो, या तो वहीं 3/2 कर दो। समझ गए ना बच्चों? और दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि तुम बीच की दूरी को डी मान लो, d/15 एक तरफ का समय, d/30 दूसरी तरफ का समय, और दोनों का सम कितना है बच्चों? 3 घंटे। 3 घंटे के बराबर कर दो, ठीक है ना। हमने जब भी पढ़ाया होगा तो इसे अलग से बताया होगा ये सवाल। ये देखो बच्चों, x माइनस वाई, एक्स वाई दिया है, ये ज़्यादा आसान हो गया। क्या करोगे बोलो? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे, यहाँ से ये निकाल लोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, ये रख दोगे, यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा। और इसका मान क्या होता है बताओ? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, x माइनस वाई पहले से पता था, रख दोगे, सॉल्व हो गया ना बच्चों। पूरा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये 169 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों? 4xy जो है 100 आ जाएगा, यहाँ रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा, तो ये भी आसान हो गया, √3/4 साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन का ज्यादातर आ रहा है। त्रिज्या 15 के वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 है। त्रिज्या 15 के एक वृत्त में रेडियस कितना है बच्चों? 15 है, और एक कॉर्ड की लंबाई 24 है, ये 24 है, ये कह रहा है। और जीवा और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी बतानी है, तो क्या करोगे बच्चों? ये 15 है और ये 24 है, तो ये कितना आ जाएगा? 12। अब ये कौन सा बन जाएगा बच्चों? 3, 4, 5 का जो है 9, 12, 15 बन जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक बच्चों। यही वो पूछ रहा है, कौन सा पाइथागोरस ट्रिक लगा बताओ? 9, 12, 15। एक ट्रेन देखो जो है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और टाइम एंड डिस्टेंस मिला दिया, है ना। एक ट्रेन x प्लस वाई किलोमीटर की चाल से x³ प्लस y³ किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी है बच्चों? दूरी है x³ प्लस y³, दूरी है x³ प्लस y³, और चाल कितनी है बताओ? x प्लस वाई। अब पूछा समय कितना होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये था, कुछ ही सवाल जो बहुत आसान थे वो हमने छोड़े हैं, बाकी जो है हमने पूरा बताया है। अभी थोड़ी देर बच्चों एक और जो है, एक क्वेश्चन जो इससे पहले बताया था, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से एक आया था ना बच्चों, तो उसका एक फॉर्मूला बन सकता है। वो एक मतलब अभी हम तुम्हें थोड़ी देर में फिर एक वीडियो देंगे, उसमें देखना। वो मतलब एक 13 साल के भारतीय बच्चे ने बनाया है, उसको चित्र से बड़ा अच्छा, वो उसका वीडियो जो मतलब एक विदेशी चैनल ने, वो मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में, तो उसमें जो है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक फॉर्मूला बन जाता है, उससे हमेशा वो सवाल इजीली तुम कभी भी आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। और लॉजिकल फार्मूला पूरा अच्छे से मैं बता रहा हूँ उसे भी, तो वो चाहो तो उससे मतलब वो एक इंडियन बच्चे 13 ईयर के बच्चे ने बताया है, मतलब वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा। तो ठीक बच्चों, अभी वो बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद कल फिर मिलेंगे अगला जो आज वाला है उसके साथ, ठीक बच्चों।